नमस्कार, मेरा नाम सचिन है और आज का हमारा प्रस्तुति का विषय है कि टिप कैसे ली जाए। टिप मतलब नोट्स कैसे लिए जाएं शोध के लिए, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो संदर्भ ग्रंथ और पत्र पत्रिकाएं पढ़ते समय उनसे आवश्यक टिप लेने की एक पद्धति है। आपकी दृष्टि जब संदर्भित स्थल पर जम जाए और आप उसे अपने कार्ड या नोटबुक में उदाहरण सहित लिखना चाहें तो उसे टिप कहते हैं। टिप कभी लेखक के शब्दों में उदाहरण चिन्ह सहित ले ली जाती है और कभी पैराग्राफ के रूप में और परिच्छेद के रूप में पृष्ठ का सारा भाग एक सार रूप में ले लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में उदाहरण चिन्ह आवश्यक नहीं होते, क्योंकि उसको हम अपनी भाषा में टिप रहे होते हैं। और कभी कभी हम उद्धृत अंश पर अपनी प्रतिक्रिया भी टिपते हैं। तो टिप लेने के 3 प्रकार हो गए। पहला कि लेखक के शब्दों में उदाहरण चिन्ह सहित हमें टिप ले ली जाएगी, लेखक के जो शब्द हैं जो के त्यों ले लिए जाएं। दूसरा हो जाता है पदच्छेद या पृष्ठ का सार भाग हम ले लें, तो ऐसी स्थिति में उदाहरण चिन्ह आवश्यक नहीं होते, उसे हम पढ़ के अपनी भाषा में टिप रहे होते हैं। और तीसरा होता है शोधार्थी उद्धृत अंश पर अपनी प्रतिक्रिया भी देता है, यानी कि जो उसने पढ़ा वो तो लिख लिया, साथ में उसने अपनी प्रतिक्रिया भी दी। तो 3 प्रकार हो गए। तो टिपने के लिए जो है कार्ड मिलते हैं जो 6 इंच गुणा 4 इंच आकार के होते हैं। वो कार्ड हम किसी भी शॉप से परचेज कर सकते हैं। तो कार्ड पर विषय बिंदु शीर्षक रहे, यानी कि जो कार्ड होता है उसके ऊपर जो विषय है वो शीर्षक के रूप में हो, उसके नीचे उद्धृत वाक्य हो, फिर वाक्य के नीचे लेखक का नाम हो, ग्रंथ या पत्र पत्रिका नाम हो, फिर संस्करण हो कि कौन सा है, और पृष्ठ संख्या, ये सारी चीज़ें हों। और अंत में यदि आवश्यक समझा जाए तो आप अपनी प्रतिक्रिया भी उसको दें। तो एक कार्ड के समाप्त होने के बाद यदि विषय बिंदु पर टिप करना शेष रह जाए, यानी कि हम कार्ड पे लिख रहे हैं और हमें लिखना ज़्यादा है लेकिन कार्ड छोटा पड़ गया है, तो हम दूसरे कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं। उससे पहले कार्ड के साथ नथी कर लीजिए, यानी स्टेपलर कर लीजिए। तो अब ये है जो कार्ड में टिपने का तरीका है। ये पहला फॉर्मेट है जो हमने बात की थी कि वो उद्धरण चिन्हों में यानी इन्वर्टेड कोमा में होता है। तो ये रामचरितमानस का है। ये एक पुस्तक है जिसमें रामचरितमानस से संबंधित है। तो ये है रामचरितमानस का यथेष्ट भाग काशी में रचा गया था, और इसका प्रचार और पठन पाठन यूँ तो हर जगह है, पर अयोध्या और काशी में विशेष रूप से है। तो रामायण के ये दोनों मुख्य केंद्र हैं। इसको उद्धरण चिन्हों में यानी इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दिया गया है, और नीचे इसके लेखक का नाम श्री शंभु नारायण चौबे, और पुस्तक का नाम है मानस अनुशीलन, प्रथम संस्करण, पृष्ठ संख्या 8। तो ये एक तरीका है टिप लेने का। तो इसमें लेखक के जो वाक्य हैं वो ज्यों के त्यों होते हैं, उनमें कोई संशोधन नहीं किया जाता। अगर संशोधन कर रहे हैं तब हम उद्धरण चिन्ह नहीं लगाएंगे। दूसरा तरीका है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने शब्दों में उसको टिप लेते हैं, यानी कि हमने कहीं से पढ़ा उसको फिर अपनी भाषा में टिप लिया। जैसे आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास था। तो ये है कि आधुनिक काल में शोर सैनी अपभ्रंश से हिंदी, राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती आदि भाषाओं का विकास हुआ। मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बंगला, असमिया, उड़िया आदि भाषाओं का, अर्थ मागधी से अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का, और महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी हिंदी का। तो इसमें लिखा है कि विस्तृत विवेचन के लिए देखिए डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा कृत हिंदी भाषा का इतिहास 1949, भूमिका, पृष्ठ संख्या 47 से 48। तो इसमें इसने ये नहीं लिखा कि मैंने जो का त्यों इसमें उठाया, इसने लिखा है विस्तृत विवेचन के लिए देखिए। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो ये पुस्तक दे रखी है, इसके लेखक का नाम है, ये प्रकाशन वर्ष है, और ये पृष्ठ संख्या है। तो ये है टिप लेने का दूसरा तरीका। उसके बाद है टिप लेने का तीसरा तरीका है। तो इसमें क्या है, इसमें अपनी प्रतिक्रिया या टिप्पणी भी साथ में दी होती है। जैसे काव्य की परिभाषा से संबंधित है ये। वाक्यम रसात्मक काव्यम, ये विश्वनाथ शर्मा ने कहा है साहित्य दर्पण में। चौखंबा प्रकाशन है,
प्रथम परिच्छेद पृष्ठ संख्या 23 से है, ये लिख दिया। दूसरा ले लिया गिरा अर्थ जल बिच सम कहियत भिन्न न भिन्न, तो ये तुलसी जी का है रामचरितमानस से, गीता प्रेस गोरखपुर संस्करण है, पृष्ठ संख्या 72 है। तो उसके बाद ले लिया दंडी जी के काव्यादर्श से प्रथम परिच्छेद में सूत्र नंबर 10 इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। तो ये तीनों लेके फिर अपनी तरफ से प्रतिक्रिया शोधार्थी ने इसमें दी टिप्पणी। तो इसमें उसने लिखा उपर्युक्त उदाहरणों में काव्य के संबंध में दो मत प्रस्तुत हुए हैं, एक आचार्य दंडी का और दूसरा एक आचार्य दंडी का मत है जो काव्य में शब्द अर्थार्थ पदावली को प्रधानता देता है। अन्य मत विश्वनाथ और आचार्य तुलसी के हैं जो शब्द और अर्थ दोनों को संभाव को काव्य मानते हैं। तो हमें तुलसी की व्याख्या तर्कसम्मत प्रतीत होती है। केवल शब्द और केवल अर्थ काव्य नहीं है, दोनों के समभाव में ही काव्य का वास्तविक रूप अंतर्निहित है। तुलसी इसी से शब्द और अर्थ द्वैत की सत्ता मानने को तत्पर नहीं है। निरर्थक शब्द की वे कल्पना भी नहीं करते। उन्होंने काव्य की अद्वैतवादी ढंग से व्याख्या की है। तो ये था टिप लेने का तीसरा तरीका। उसके बाद है जो पत्रिकाएं होती हैं उनसे टिप कैसे लें। तो पत्रिकाओं से ये टिप लेने की विधि है। जैसे एक वो थी कला की सफलता, तो इसमें है कलाकार अपनी कल्पना को मूर्त रूप केवल विनोद के लिए नहीं प्रदान करता, बल्कि प्रत्येक कला के साथ एक निश्चित उद्देश्य जुड़ा होता है और उस उद्देश्य का संप्रेषण ही कलाकार का लक्ष्य होता है। किसी कलाकृति की सफलता न तो केवल उसके पीछे जुड़ी कल्पना में है और न ही शिल्पकारिता में है, उसकी सफलता तो इन दोनों के सहयोग से संप्रेषित उद्देश्य में निहित है। तो ये जो लेखन है श्री चंद्रेश्वरी तिवारी, कला का स्वरूप, परिषद प्रवक्ता पटना, जनवरी 1966, पृष्ठ संख्या 95। तो ये है पत्रिका से टिप लेने की विधि। तो टिप लेने के 3 प्रकार थे, तीनों प्रकारों का जिक्र हमने कर लिया है। तो यह मान्यता है कि उद्धरण विषय विशेषज्ञ के विचारों के होने चाहिए। यानी कि ये भी कन्फ्यूज़न होती है कि हम उद्धरण किसके लें। एक तो बहुत जो विशेषज्ञ व्यक्ति है, अपने विषय की बहुत ज़्यादा उसको जानकारी है उसका, या फिर कोई व्यक्ति जो नया लेखक है। पर कभी साप्ताहिक पत्रों में शोधपरक सामग्री छप जाती है। यदि अप्रसिद्ध लेखन भी कोई नई बात प्रकाशित करता है तो वह उपेक्षणीय नहीं होनी चाहिए, उसकी हमें उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। विचारों का नवीन्य या उसकी शोधपरकता का महत्व है, लेखक या पत्र पत्रिका का नहीं है। विचारों का महत्व है, कितने अच्छे विचार उसने कहे हैं। कई बार शोधार्थी प्रसिद्ध लेखकों के सामान्य विचारों को भी उद्धृत कर देता है, यानी कि वो सिर्फ इस चक्कर में कि ये बड़ा लेखक है, इसकी छोटी से छोटी बातें महान होगी, ऐसा नहीं है। केवल इस भ्रम में कि प्रबंध में उद्धरण की बहुलता से उसे गंभीरता प्राप्त होगी, और गंभीरता उद्धरण की भरमार से नहीं होती, विषय सामग्री की विश्लेषण पटुता से सिद्ध होती है। और प्रत्येक कार्ड पर विषय का शीर्षक रहना चाहिए जब टिप ले रहे हों, और एक विषय के सब कार्ड एक साथ नत्थी कर देने चाहिए, यानी स्टेपलर कर देने चाहिए। इससे अध्याय लिखने में सरलता हो जाती है। यदि पुस्तकालय की पुस्तक से उदाहरण लिया गया हो तो कार्ड के कोने में उसका जो काल नंबर होता है वो भी टिप कर लेना चाहिए, जिससे यदि उसकी भविष्य में पुनः आवश्यकता पड़े तो आसानी से वो खोजा जा सके। एक कार्ड पर एक ही विषय या टॉपिक की टिप होनी चाहिए। जो टिप ली जाए वह अधूरी न हो और स्पष्ट शब्दों में सावधानी से लिखी गई हो, जिससे दोबारा स्रोत पुस्तक या पत्र पत्रिका को खोजने की झंझट ना रहे। अपने टिप के कार्ड की स्थायी फाइल बनाइए, क्योंकि उनका प्रबंध के प्रस्तुतिकरण के पश्चात भी किसी लेख में उपयोग किया जा सकता है। यदि टिप्पणी की कार्ड विधि का प्रयोग न करना चाहो तो छोटी छोटी कॉपियों से काम चलाइए। प्रत्येक कॉपी में कार्ड के समान ही टिप्पणी का कार्य कीजिए। पुस्तकालयों में आप जब जाएं तब अपने साथ एक नोटबुक अवश्य लेकर जाएं और उसमें आवश्यक सामग्री टिप कर लें या नोट कर लें। फिर घर जाकर उसे कार्ड या कॉपी में यथास्थान हम उतार सकते हैं। तो ये थी टिप लेने की विधि। 3 प्रकार हमने पढ़ी, किस प्रकार से ली जा सकती है और पत्रिकाओं से किस प्रकार से ली जा सकती है। धन्यवाद।